सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो कल जो हमने बात की थी कि मॉनसून किस तरह से इंडिया में एंटर करता है और रेनफॉल जो है बेसिकली इंडिया में किस तरह से होती है, ठीक है जी, ड्यू टू एंट्री ऑफ द मॉनसून, है ना। आज जो हम बात करेंगे, आज हम बेसिकली जो हमने सेक्शन रेनफॉल के सेक्शन को डिवाइड किया था वो डिवाइड किया था हमने 80% जो कि रेनफॉल होती है वो होती है मॉनसून के आने की वजह से। 17% जो होती है वो होती है मॉनसून की जाने की वजह से, और 3% जो थी वो हमने क्या कहा था कि जो 3% जो बेसिकली रेनफॉल इंडिया में होती है वो होती है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है जी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो 80% वाला सेक्शन तो हमने कवर कर दिया था। अब बात करेंगे हम 20% वाले सेक्शन की बात। तो सबसे पहले 20% में से भी हम बात करेंगे अबाउट 17% जो सेक्शन है आपके पास, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स मेमोराइज कर लेते हैं, कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो जो मॉनसून की जो एंट्री होती है इंडिया में वो होती है कब? 1 जून के करीब करीब मॉनसून इंडिया में एंटर कर जाता है, ठीक है। लिखते रहे इन फैक्ट्स को साथ में, आपके लिए ठीक रहेगा। 15 जून तक या लेट्स से जुलाई तक क्या हो जाता है, वो पूरे इंडिया में फैल जाता है, मतलब जगह जगहों पे वो अपना मतलब बारिश करनी शुरू कर देता है, ठीक है। सितंबर तक आते आते वो क्या हो जाता है, वो वापिस होना शुरू हो जाता है। मॉनसून जो है बेसिकली वो वापिस होना शुरू हो जाता है। और अगर हम फर्दर बात करें तो नवंबर और दिसंबर तक मॉनसून है पूरी तरह से इंडिया से बाहर चला जाता है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो सितंबर वाला सेक्शन है जिसमें हमने बात की कि मॉनसून रिट्रीट करना शुरू कर देता है, तो हम उसके बाद की बात डिस्कशन करेंगे। 15 जुलाई तक तो हमने डिस्कस कर दिया कि यहां से पूरी तरह से किस तरह से पूरे सेक्शन में वो घूम गया था। लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो है सितंबर से जो बात शुरू हुई, किस तरह से हवाएं वापस होनी शुरू होती है। तो देखिए, मेन जो रीजन है हवाओं की वापस होने का, वो जो रीजन है वो है द मूवमेंट ऑफ सन। एक बात हमेशा याद रखिए कि मॉनसून की जो हवाएं होंगी वो उस तरफ मूव करेगी जिस तरफ सन की मूवमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसे मैं मिटा देता हूं। अगर हम बात करें कि लेट्स से ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ठीक है, धरती है हमारी, ठीक है। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेटर, ठीक है जी। इसके 23.5 डिग्री ऊपर होगी जी कर्क रेखा, ठीक है जी, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री नीचे की तरफ को होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा नीचे मकर रेखा। अभी सितंबर से पहले क्या था कि सितंबर से पहले सूर्य यहां पे था, ठीक है जी। आपको पता है कि इस भूमध्य रेखा के ऊपर बेसिकली 2 बार सूर्य आता है, साल में 2 बार आता है। कब कब? तो एक बार आता है मार्च में और एक बार आता है सितंबर में। मार्च में और सितंबर में। मार्च के बाद क्या हुआ? मार्च के बाद हुआ कि जो सूर्य है वो इक्वेटर से ऊपर की तरफ को चढ़ने लग गया, ठीक है। और जून तक, ठीक है, 21 जून तक वो कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया, इस पूरी कर्क रेखा के ऊपर पहुंच गया। लेकिन जुलाई के बाद क्या हुआ? अब सूर्य नीचे की तरफ को, जिसकी वजह से क्या हुआ देखो, 21 जुलाई को यहां पे था, अब गर्मी यहां पे ज्यादा थी। गर्मी होने की वजह से क्या हुआ, यहां पे हवाओं का प्रेशर कम हुआ, हवाएं कम होनी शुरू हुई, वो उठ के ऊपर जाने लगी। और ऊपर जैसे ही गई तो मकर रेखा की तरफ से ठंडी हवाएं उसकी जगह लेनी आई, जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली, ठीक है जी। अब क्या होगा कि जो सितंबर के बाद क्या होगा, सूर्य जो है वो कहां पहुंच गया है? यहां पहुंच गया है, ठीक है। तो जब वो यहां मतलब नीचे की तरफ को वो मूवमेंट कर रहा है, दक्षिणायन मूव कर रहा है, वो दक्षिण की तरफ को मूव कर रहा है, मकर रेखा के ऊपर को मूव कर रहा है। मकर रेखा के ऊपर को अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ ठंड होनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पे गर्मी होनी शुरू हो जाएगी, इस रीजन में गर्मी शुरू हो जाएगी। गर्मी शुरू होगी तो ऑब्वियसली यहाँ की भी हवाएं उठनी शुरू होंगी। तो जो इंडिया में जो हवाएं घुसी थी, मॉनसून की हवाएं, वो वापिस निकलना शुरू कर देंगी और उस गर्म हवाओं की जगह वो लेनी शुरू कर देंगी। तो इस तरह से मॉनसून जो है वो रिट्रीट इंडिया से करना शुरू कर देता है। अच्छा, देखते हैं बेसिकली हुआ क्या रिट्रीट, उस मॉनसून ने कैसे किया रिट्रीट, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हुआ क्या कि बेसिकली हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था कि दिल्ली में एक रायसीना की पहाड़ी है जो क्या करती है, बेसिकली उनकी मूवमेंट को
रायसीना की पहाड़ी की वजह से क्या होता है, बेसिकली दिल्ली में बारिश होती है। ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि रायसीना की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला की जो है एक्सटेंडेड चोटी, एक्सटेंडेड जो है वो पर्वत श्रृंखला है। ठीक है जी। तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब हुआ क्या कि बेसिकली सन की मूवमेंट कहां हो रही है, नीचे की तरफ, मकर रेखा की तरफ। अब जिस तरफ सन जाएगा उसी तरफ ये हवाएं क्या करेंगे, मूवमेंट करना शुरू करेंगे। तो जो दिल्ली से क्या हुआ कि जो अरब सागरीय जो शाखा है उसने नीचे की तरफ को मूवमेंट कर दी। ठीक है जी। और जो बंगाल सागरीय जो शाखा है उसने रायसीना की पहाड़ी से कहां की तरफ को मूवमेंट कर दी, पटना होते हुए, बिहार होते हुए, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए उसने कहां की तरफ मूवमेंट की, झारखंड की ओर। झारखंड की तरफ उसने मूवमेंट अपनी कर दी। ये कौन सी शाखा है, तो ये है अरब सागरीय शाखा। तो अरब सागरीय शाखा की मूवमेंट तो आपको पता है इजीली, यहां पे कोई पर्वत उसे रास्ते में नहीं मिलेगा, तो वो सीधे सीधे कहां पहुंच जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी। दिक्कत किसे फंसेगी, दिक्कत फंसेगी इस बंगाल सागरीय शाखा को। बंगाल सागरीय शाखा, ये जो बंगाल सागरीय शाखा जो है वो क्या करेगी, यहां पे एक पहाड़ है। ठीक है जी। आप नंबरिंग कर लीजिएगा, मैं नंबर 1 ही डाल लेता हूं उसे। ठीक है जी। आपकी जो नंबरिंग जो पीछे से प्रीवियसली चल रही थी उसी नंबर पे आप डालें। तो इस जो नंबर 1 जो पहाड़ी का जो नाम है वो है बेसिकली राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी। इससे जाके इस राजमहल की पहाड़ी से क्या हो जाती है, ये बंगाल सागरीय शाखा जाके टकरा जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो बेसिकली यहां तो बरस जाएगा, झारखंड में क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। और इसकी जो मॉनसून की जो मूवमेंट है वो किस तरफ को जाएगी, नीचे की तरफ को। और वो कहां पहुंच जाएगी, वो कहां पहुंच जाएगी, उड़ीसा में। ठीक है। तो उड़ीसा में क्या हुआ, मॉनसून जो है वो कहां पहुंच गया, उड़ीसा में पहुंच गया। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मॉनसून जो है बेसिकली पूरे तरीके से कहां बरस चुका है, पूरे इंडिया में बरस चुका है। तो क्या उड़ीसा में पहुंचने से, मॉनसून के आने से, जब वो रिट्रीट कर रहा है तो क्या मॉनसून में बारिश होगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन क्या आएगा, तेज तूफान चलेंगे। तो क्या होता है, अक्टूबर, बेसिकली सितंबर अक्टूबर में आते आते क्या हो जाता है, उड़ीसा में चक्रवात आने शुरू होते हैं। चक्रवात। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां मॉनसून के जाने की वजह से चक्रवात आते हैं, तो वो कौन सा राज्य है, उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा के बाद इस बंगाल सागरीय शाखा ने क्या किया, आगे मूवमेंट की। और आगे मूवमेंट करते 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 अगर आप ध्यान देंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो बंगाल सागरीय शाखा है उसने मूवमेंट की और वहां पे इसके चक्रवात आए। आगे क्या हुआ कि यहां पे है जी आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है जी, बे ऑफ बंगाल है किस रीजन में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पास। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पास ये जो शाखा है ये थोड़ी कहां से गुजरती है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरती है। जिसकी वजह से क्या होती है, ये जो शाखा है ये अपने साथ कुछ वाटर वेपर्स लेके कहां जाती है, आंध्र प्रदेश में घुस जाती है। ठीक है जी। कुछ मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स क्या करेगी, कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, स्मॉल तो नहीं होता बेसिकली, लेकिन अगर हम मॉनसून के आने के टाइम पे देखें जो उसने वाटर वेपर्स लाए थे तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम वाटर वेपर्स लेके कहां चली जाएगी, वो आंध्र प्रदेश में चली जाएगी। तो मॉनसून के कारण चक्रवात कहां आएगा, आंध्र प्रदेश में भी आएगा। लेकिन क्या बारिश होगी, तो जी बारिश भी होगी। ठीक है जी। तो बारिश भी होगी किसके कारण, इस बंगाल सागरीय शाखा के कारण। अच्छा, भारत में चक्रवात किन 2 राज्यों में आए, बेसिकली बंगाल सागरीय जो शाखा के जाती हुई बंगाल सागरीय जो शाखा है मॉनसून की, उसके कारण किन 2 राज्यों में चक्रवात आए, तो वो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है। तो आई होप आपको इतनी सी चीज अंडरस्टैंड हुई हो। ठीक है। तो पॉज कीजिए वीडियो और नोट इट डाउन। अच्छा, हमने डिस्कस किया कि चक्रवात किन 2 राज्यों में आया लौटती हुई मॉनसून के कारण, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में लौटते समय चक्रवात के साथ साथ बारिश भी हुई।
ठीक है। लेकिन अब जो चक्रवात है, बेसिकली मॉनसून की जो गति है वो थोड़ी धीमी हो गई। कहाँ आते आते, तो अब वो जो जाएगा, अच्छा मॉनसून जो चली है वो किसके समानांतर चली है, तो ईस्टर्न घाट के पैरेलल चली है, ठीक है जी। तो ईस्टर्न घाट के पैरेलल होते होते वो कहाँ पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, आंध्र प्रदेश से होते होते तमिलनाडु में। कहाँ पहुंच गई, तो तमिलनाडु में, ठीक है जी। अब तमिलनाडु में क्या हुआ जी, बेसिकली तमिलनाडु में क्या हुआ, तो तमिलनाडु में वो जम के बरसा। लेकिन क्या तमिलनाडु में चक्रवात आए मॉनसून के कारण, तो लौटते हुए मॉनसून के कारण तमिलनाडु में चक्रवात नहीं आए। उसका कारण यह है कि यहां तमिलनाडु आते आते जो चक्रवात की जो गति होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, तो चक्रवात उतने नहीं आते, थोड़े तूफान आते हैं, आंधी तूफान, लेकिन चक्रवात नहीं आते। चक्रवात केवल उड़ीसा और यहाँ पे ये जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है इसमें थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है जी। तो तमिलनाडु में क्या बारिश होगी, तो जी बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि ये जो बे ऑफ बंगाल से जो भाप उठा के लाई है, वो जो कुछ जल वाष्प उठा के लाई है, तो वो कहाँ, कुछ आंध्र प्रदेश में बरसे, लेकिन कुछ हद तक कहाँ पे बरसेंगे, कहाँ बरसेंगे, तो तमिलनाडु में भी काफी बारिश होगी, ठीक है। किसके कारण, अच्छा यहाँ पे अगर आप मुझे बता सकते हैं तो कमेंट कीजिए कि यहाँ पे कौन से 3 पहाड़ मैंने केरला में बताए थे, ठीक है। तो केरला में कौन से 3 पहाड़ बताए थे। अच्छा, जब बेसिकली मॉनसून जब भारत में एंटर हुआ था तो भारत के किस तट के ऊपर बारिश हुई थी, ठीक है जी। तो भारत के मालाबार तट पे, इस तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है जी। इस तट पे बारिश हुई थी। उस समय क्या था, तमिलनाडु था, वो रेन शेडो रीजन में था। मतलब रेन शेडो रीजन का मतलब है कि वो बारिश के वहां नहीं हो सकती थी बेसिकली, ठीक है जी, पहाड़ थे उसके आगे। लेकिन अब जब मॉनसून वापस आ रहा है तो सेम क्या होगा, मतलब अब जो तमिलनाडु होगा वो रेन शेडो रीजन में नहीं आएगा, तो बेसिकली कौन आएगा, तो केरला रेन शेडो रीजन में आएगा। और यहाँ पे जो कोरोमंडल जो तट है, ठीक है, उस पे जम के बारिश होगी, ठीक है। और यहीं से ही क्या होगा, मॉनसून जो है वो एक जो शाखा यहां से आ रही है और यहां से मिलकर दोनों शाखाएं नीचे चली जाएंगी। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि किस तरह से मॉनसून ने भारत में एंट्री की और किस तरह से वो रिट्रीट किया, मतलब जिसकी वजह से कुछ 17% बारिश और हुई। तो बेसिकली अब 3% जो है, 3% जो रेनफॉल है, अब हम उसे फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो चेक करते हैं कि वो 3% बारिश कैसे हुई। तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरह से रेनफॉल होता है भारत में मॉनसून के आने और जाने के कारण, लेकिन थोड़ा बहुत रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण भी होता है। अच्छा, जाने के कारण अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ठंड में जो रेनफॉल होता है, ठंड की बारिश, ठंड में जो बारिश होती है वो किस कारण से होगी, क्या आप बता सकते हैं, ठीक है जी। तो सोचिए, तो बेसिकली जो ठंड में जो बारिश होती है वो होती है मॉनसून के जाने के कारण, मॉनसून के जाने के कारण, ठीक है। मॉनसून जब जाता है तो उसके जाने के कारण जो है ठंड में बारिश होती है, ठीक है। तो ये तो चीजें, ठीक है जी, ये तो फैक्ट था, वो मैंने आपको बता दिया। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। तो देखते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। देखिए, अगर आप भारत, ये हमारा भारत है यहाँ पे, ठीक है जी, इस भारत के अगर वेस्ट साइड को अगर आप चेक करें तो एक समुद्र आता है। क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं, ठीक है, सोचिए क्या नाम इस समुद्र का होगा, ठीक है जी। तो इस समुद्र का नाम है भूमध्य सागर, ठीक है जी, इसका नाम है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। बेसिकली ये जो भूमध्य सागर है, इसमें होता क्या है कि धूप के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण इसके ऊपर क्या होता है, जलवाष्प बनने शुरू होते हैं इस मेडिटेरियन सी से। वो जो जलवाष्प होते हैं, अब यहां से क्या होता है, जलवाष्प के कारण क्या होता है, जलवाष्प तो बन गए, लेकिन वो भारत तक कैसे पहुंचे, तो देखिए यहां से चलती है एक जेट स्ट्रीम, इस तरह से जेट स्ट्रीम, ठीक है। वो जेट स्ट्रीम क्या होती है, तो वो जेट की मतलब तेज गति से चलने वाली कुछ हवाएं हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, इन वाटर वेपर्स को, इन जलवाष्पों को उठा के भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ को ले जाती है, ठीक है। लेकिन क्या ये जलवाष्प भारत, अफगानिस्तान और भारत तक पहुंच पाते हैं, तो कुछ हद तक ये पहुंच पाते हैं, ज्यादातर ये कहां रह जाते हैं, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास ही रह जाते हैं। होता क्या है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक पर्वत है, ठीक है, इस तरह से एक पर्वत है, ठीक है जी,
इसे नंबर 2 लिख लीजिए, ठीक है जी। और इसका नाम लिख लीजिए हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। इस पर्वत की वजह से क्या होता है, जो जल वाष्प जो इधर से परे की तरफ को गए थे वो यहां टकरा गए, ठीक है। टकराने की वजह से क्या हो गया, ज्यादातर जो रेनफॉल हो गया वो हो गया अफगानिस्तान में, कुछ हद तक जो रेनफॉल हुआ वो हुआ पाकिस्तान में। लेकिन कुछ जल वाष्प, वैसे हिंदू कुश पर्वत जो है थोड़ा छोटा पहाड़ है, तो कुछ जल वाष्प जो है, जेट स्ट्रीम काफी ऊंची चलती है, तो वो जेट स्ट्रीम इस हिंदू कुश पर्वत को पार करके कहां पहुंच गई, इंडिया में पहुंच गई। इंडिया के किस रीजन में पहुंची, तो इंडिया के थार जो रीजन है, थार जो मरुस्थल है वहां पहुंच गई। और थार में क्या कर दी उसने, बारिश कर दी, ठीक है जी। थार में बारिश। तो आपसे पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि जो थार में जो रेगिस्तान, अच्छा दुनिया का इकलौता ऐसा डेजर्ट है जहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। कारण क्या है, कारण है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 2006 में तो इवन यहां बाढ़ आई थी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, 2006 में थार मरुस्थल में बाढ़ आ गई थी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये चलते चलते सबसे ज्यादा तो इसने बारिश कहां करवा दी, थार में करा दी, फिर आगे और बढ़ी, यहाँ से आ गया आपका पंजाब वाला रीजन आ गया ऊपर, पंजाब हो गया, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आगे बिहार चल करते क्रॉस करते करते ये कहाँ पे खत्म हो जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश के पास, बिहार तक के पास ये खत्म हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो आती कब है, ये क्वेश्चन ये है कि आती कब है भारत में, तो जनवरी, दिसंबर या जनवरी के टाइम पे, दिसंबर जनवरी के टाइम पे ये भारत में एंटर करती है। अच्छा क्या है, अब इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का यूज क्या है, मतलब ये हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, ठीक है। तो जब ये हिंदू कुश को क्रॉस करके थार मरुस्थल के बाद बेसिकली यूपी और बिहार में वो पहुंचती है, तो वहां पे उस समय पे बोई होती है गेहूं, ठीक है। तो गेहूं के लिए वरदान किसे माना जाता है, गेहूं के लिए वरदान बारिश किसे माना जाता है, तो उसे माना जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा लाई गई बारिश को। तो अब बेसिकली हमने क्या कर लिया है, तो 100% जो है हमने रेनफॉल को डिस्कस कर लिया है। अगर अब भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच।